आप सभी को नमस्कार बेटा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो गया है क्लास 12th की। तो मुझे लगता है कि आप तैयारी में जुड़े होंगे, अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसी के संदर्भ में मैंने सोचा कि आपकी कुछ हेल्प कर लूं। तो मैंने बेटा आज जो है केमिस्ट्री का पेपर जो आपका आने वाला है उसके रिगार्डिंग में आपसे बात करना चाहूंगा और उसमें किस तरीके से आपको पेपर को डील करना है, कैसे आपको आंसर लिखना है, कौन कौन सा पोर्शन आपको ध्यान देना है, ये सारी चीजों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को स्किप मत करना, देख लेना, क्योंकि ये आपको काम देगा, आपको बेनिफिट करेगा इसमें। जो जो मैं चीजें आज पूरा डिटेल बताने वाला हूं कि बेटा ऑर्गेनिक में क्या पढ़ लो, इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ लो, फिजिकल में क्या पढ़ लो, मैं क्विक थोड़ी थोड़ी आपको उसमें बताते भी चलूंगा कि क्या आपको इसमें देखना है ना। तो इसी चीज को और हर बात को, हर चीज को आप फॉलो करिएगा, ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन अच्छे से समझिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अगर ध्यान से रिएक्शन नहीं देखोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बिना पढ़े आपको कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। बिना पढ़े आपको कुछ नहीं आएगा। और ऐसा नहीं है कि साल भर आपने एंजॉय किया और इस बार आप मेहनत, हाँ हो सकता है, लेकिन आपको बहुत क्विक मेहनत करना पड़ेगा, बहुत तगड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तब आप कर पाओगे, राइट। तो जो बच्चे साल भर पढ़े हैं, रिवीजन करने की सोच रहे हैं, तो किस तरीके से करेंगे वही मैं बताने वाला हूं। देखो ध्यान से सुनना, पहले मैं सारी बात बता रहा हूं। पहले स्टार्ट करता हूं यहाँ ऑर्गेनिक से बेटा, है ना। तो ऑर्गेनिक वाला जो ब्रांच होता है ना बेटा, ऑर्गेनिक वाला जो ब्रांच होता है उसको जरा देखो। जैसे फर्स्ट चैप्टर में अगर आप देखते हो हेलो एल्केन और हेलो एरिन में बेटा, तो मैं आपको ऊर्ज रिएक्शन बोलूंगा कि बेटा ऊर्ज रिएक्शन एक बार देख लेना। आप ऊर्ज रिएक्शन एक बार देख लेना, वो आपके काम आ जाएंगे। आप एक बार ऊर्ज रिएक्शन चेक कर लेना, ठीक है। ऊर्ज रिएक्शन मतलब आप कह सकते हो कि जितने नेमिंग रिएक्शन होते हैं बेटा, जितने आपके नेमिंग रिएक्शन होते हैं वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। जितने आपको नेमिंग रिएक्शन मिलेंगे वो आपको देखना पड़ेगा। नेमिंग रिएक्शन, राइट, नेमिंग रिएक्शन आपको देखना पड़ेगा। नेमिंग रिएक्शन, ठीक। और नेमिंग रिएक्शन आपको पता ही है क्या क्या देता है, ठीक है। ऊर्ज रिएक्शन आपका इस चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है। ऊर्ज रिएक्शन के बाद आपको फिटिंग रिएक्शन मिल जाएगा, फिर इसी चैप्टर में आपको मिल जाएगा फिटिंग रिएक्शन के बाद आपको मिल जाएगा ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, पढ़े ही हो ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन बेटा। इसके बाद आप पढ़े हो स्वाट रिएक्शन क्या होता है, स्वाट रिएक्शन आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद फिंगलिस्टीन देख लेना, फिंगलिस्टीन रिएक्शन देख लेना, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इसके साथ साथ इस चैप्टर में आप देख लेना, याद करो कि आप पढ़े हो कि आर जो एक्स होता है वो के सीएन से करता है तो क्या बनाता है, आर एक्स जो एजी सीएन से बेटा करता है तो क्या बनाता है, आर एक्स जब आपका यानी आर जो है एल्किल ग्रुप है तो बेटा आर एक्स जो है ना एजी NO2 से करता है, नाइट्रेट से करता है, नाइट्राइट से करता है, तो याद रखना के NO2 से करेगा तो क्या बनाएगा, आर जो है एजी NO2 से करेगा तो क्या बनाएगा। ये सारी चीजें आपको ध्यान देना होता है, ठीक है ना। दूसरी बात इसमें चीजें, दूसरी चीज जो आप रिएक्शन पढ़े होगे, जो आप रिएक्शन पढ़े होगे बेंजीन का रीजनिंग टाइप का, डाइपोल मोमेंट का सवाल देख लेना बेटा। इसमें डाइपोल मोमेंट आपको पूछा भी जाता है। डाइपोल मोमेंट में डाइपोल मोमेंट आप साइक्लोहेक्सेन और क्लोरोबेंजीन, साइक्लोहेक्सेन क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन वाला सवाल एक बार देख लेना। इसका डाइपोल मोमेंट दोनों में डिफरेंस पूछा हुआ है बेटा, ये ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद एक आपको मैंने बताया भी था, याद करो जो लेक्चर मेरे पढ़े थे कि इनमें डाइपोल मोमेंट को सीक्वेंस में अरेंज कर लेना, ये भी आपको मैंने बता रखा था। मेटा वाला ये आर्थो डाइक्लोरो है, ये मेटा डाइक्लोरो है, और ये क्या है बेटा पैरा डाइक्लोरो अपना है। ये भी याद कर लेना कि ये आपको पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज है। एक सवाल और पूछा हुआ है एनसीईआरटी में कि आरएक्स बेटा पोलर है, आरएक्स पोलर है फिर भी वाटर इनसॉल्युबल है। Rx is polar but it is insoluble in water, but it is insoluble in water। पानी में नहीं घुल रहा है ऐसा ये बोल रहा है। क्यों ऐसा बोल रहा है,
तो ये भी सवाल आपको याद होगा, आगे बार रिवीजन देखना। मैं सिर्फ आज आपसे डिस्कस करूंगा सी किस तरीके का सवाल आता है, ठीक है ना, इसमें होता है। तो ये आपका सवाल होते हैं। दूसरी बात जो है, इस पे पॉइंट देख लेना बेटा, कन्वर्जन जरूर देख लेना, कन्वर्जन आप देख लेना, ठीक है, कन्वर्जन आप देख लेना, कन्वर्जन आपको मिल जाएगा बेटा, कन्वर्जन देख लेना। जैसे मान लो कह रहा बेंजीन से आप नाइट्रोबेंजीन बना लो, या बेंजीन से आप क्लोरोबेंजीन बना लो, इस तरीके से क्लोरोबेंजीन बना लो बेटा। ऐसे आपको बोल देगा कि क्लोरोबेंजीन से आप क्या बना लो, क्लोरोबेंजीन से आप क्या बना लो, बाइफिनाइल बना लो, राइट, बाइफिनाइल बना लो, ऐसा बोल देगा, ऐसा बोल देगा। तो क्या करोगे, एक बार बता देता हूं। आप जानते हो ना बेंजीन इलेक्ट्रॉन का बहुत एक्सेस पर्सन होता है, अच्छा इलेक्ट्रॉन होता है, और फेडरल ये क्या कहते हैं, हेलोजिनेशन आप कराते हो एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो यहां से कोई भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और इस तरीके से ये क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर बैठता है, राइट, बन गया। सिर्फ इसी तरीके से बेटा क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल। तो आप फिटिंग रिएक्शन पढ़े हो, आप फिटिंग रिएक्शन पढ़े हो बेटा, फिटिंग रिएक्शन पढ़े हो, फिटिंग रिएक्शन। तो फिटिंग रिएक्शन में क्या करना है बेटा, फिटिंग रिएक्शन में क्या करना है, 2 मोल आप क्लोरोबेंजीन ले लेना, 2 मोल आप क्लोरोबेंजीन ले लेना, क्या ले लेना, ड्राई ईथर। इन दोनों को बेटा निकाल देना, इन दोनों को निकाल देना, क्या बन जाएगा बेटा, बाइफिनाइल बन जाएगा और NaCl बन जाएगा। ये कहलाता है अपना बाइफिनाइल कहलाता है, राइट। ये इस तरीके से आपको कन्वर्जन देखने को मिलेगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, एकदम बिंदास होकर के करना। जैसे एक सवाल और पूछेगा आपको, NCERT का ही सवाल बेटा, कहेगा आपसे क्या कहेगा, जो कह रहा है वही मैं बोल रहा हूं, क्या कहेगा बेटा, ध्यान देना। आपसे ये कहेगा कि 2 क्लोरो ब्यूटीन, 2 क्लोरो प्रोपेन से क्या बनाना है बेटा, प्रोपीन का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो भैया ये NCERT का फंडा होता है, NCERT से चलो आप लोग। और ये क्या पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कि प्रोपेन पूछ रहा है, राइट, डबल बॉन्ड पूछ रहा है, सॉरी, ये आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए कह रहा है बेटा, ये आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए कह रहा है, ऐसे बन जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, आपको जानते हो कि भैया सिग्मा सिंगल बॉन्ड से आपको डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड बनाना है, तो सिंपल सी एलिमिनेशन करा दो, एलिमिनेशन करा दो। तो ये क्या कहलाएगा, CH2H बेटा, ये अल्फा और ये बीटा आप दे देना, अल्कोहलिक KOH स्ट्रॉन्ग बेस दे देना बेटा। यहां से 2 सिग्मा बॉन्ड तोड़ करके आप एल्कीन बना लेना, राइट। इस तरीके से आपको करना होता है। क्या दिक्कत है, देखो हो गया, HCl आपका निकल गया, ठीक है ना। NCERT का बड़ा फेमस सवाल है आपका है कि बेटा ये इसमें क्या बन रहा है, आप देख लेना, आप देख लेना। यहां दिया है SOCl2, आप देख लेना इसको बेटा, SOCl2 दिया हुआ है। तो आपको मैंने बोला था ना कि बेटा SOCl2 कहीं भी रहेगा, क्लोरीन लगा देना, SO2 लगा देना, Cl लगा देना, बोला था मैंने, बोला था कि नहीं बोला था। ये आपको मैंने लेक्चर में बताया था पहले। कुछ नहीं करो, इधर कट करो, इधर कट कर दो, तो एक Cl और यहाँ पर हो जाएगा आपका SO। तो देखो SO2 HCl क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड बन जाएगा। इसी तरीके से बेटा अगर ROH है, अपना ROH है, PCl5 से रिएक्शन करेगा तो सिंपल सी बात RCl बना देना बेटा। ROH अगर है, आप PCl3 से रिएक्शन कराना, फिर भी RCl बना देना। सारे रिएक्शन ध्यान देना ये इस तरीके से होते हैं, क्लियर है ना, ऐसे रिएक्शन होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना होना है। अब आ जाओ, तो ये रहा आपके फर्स्ट चैप्टर का हेलोएल्केन हेलोएरीन की चैप्टर, ठीक है, ओवरऑल बेटा। एल्डिहाइड और कीटोन और एसिड, सबसे पहली बात तो ये ध्यान देना कि इस चैप्टर में भी जितने भी नेमिंग रिएक्शन है बेटा, जितने भी नेमिंग रिएक्शन है वो आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद देखो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कार्बोनिल से बना होता है, दोनों कार्बोनिल से बना होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक आपको देख लेना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देख लेना। जैसे आपको मैंने पढ़ाया था कि बेटा सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन देता है, तो याद रखना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वही सबसे ज्यादा देगा। जैसे इस कार्बन पे बेटा जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बनेगी, ये कार्बन बेटा जितना ज्यादा गरीब होगा उतना अच्छा खासा रिएक्शन ये देता है, ठीक है ना।
अच्छा खासा रिएक्शन देता है। तो ये कुछ नहीं करना, इसको यहाँ अटैक करा देना, मतलब ये आपका क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा इस तरीके से। और इसको फिर H+ दे देना, H+ खा लेगा और खुश हो जाएगा ये, तो न्यूक्लियोफाइल और OH का फॉर्मेशन कर बैठेगा। ठीक है, तो आपको मैंने बोला था कि आप इसका याद कर लेना। तो मैंने बोला था कि बेटा फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, देन आपका R वाला रिएक्टिव होता है, देन आपका कीटोन वाला रिएक्टिव होता है, ये आपको याद होगा। ये आपको कौन सा था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का सीक्वेंस मैंने बताया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का सीक्वेंस बताया। बेटा ये लेक्चर उनके लिए है जो साल भर पढ़े हैं, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्टकट आपको मैं बता रहा हूं, तो ये शॉर्टकट वही बच्चा समझ पाएगा जो बच्चे साल भर थोड़ी पढ़े हैं, तो इनके लिए होता है। अब इसी में बेटा आपको मैंने बोला था कि देखो कार्बोनिल है बेटा, आप अमोनिया से रिएक्शन कराते हो, कार्बोनिल का आप किससे रिएक्शन कराते हो, RNH2 से रिएक्शन कराते हो, कार्बोनिल का आप किससे कराते हो, ये आपका हाइड्रोक्सिलेनिन से कराते हो, कार्बोनिल का किससे कराते हो बेटा, कार्बोनिल का किससे कराते हो, तो ये होता है सेमी कार्बाजाइड, इस तरीके से होता है रिएक्शन। फिर कार्बोनिल का जो रिएक्शन कराते हो ये H2NH फिर CuNH2 होता है, कार्बाजाइड होता है। तो इस वाले से रिएक्शन नहीं करना है, यहां से नहीं निकालना है इस वाले को, ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है और ये इजीली निकाल लेता है। देखो ये इस तरीके से आपको ध्यान देना होगा, कोई भी रिएक्टेंट दे देगा आपको तुरंत फटाफट ऐसे काम करना होगा, तुरंत फटाफट ऐसे काम करना होगा, तुरंत जैसे आपको मैंने बताया। तो करना क्या है बेटा, ये देखो ये H2NH है तो इसको निकाल देना। अब क्या बना, ये C डबल बॉन्ड N, ऐसे आपको क्या करना होगा, ऐसे करना होगा आपको कि H2 निकल जाएगा, H हो जाएगा, तो NH बन जाएगा, पानी निकल गया यहाँ से। मैं शॉर्टकट बता रहा हूं ताकि आपका काम चल जाए। तो ये क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा, पानी निकाल देंगे हम लोग। फिर ये हो जाएगा कार्बोनिल, फिर हो जाएगा NOH हो जाएगा, फिर ये देखो C डबल बॉन्ड N, फिर CONH2 बेटा हो जाएगा, फिर देखो ये आपका जो हो जाएगा C डबल बॉन्ड N, फिर NH, फिर क्या होगा CuNH2 हो जाएगा। ये सेमी कार्बाजाइड है, सेमी कार्बाजोन बन जाता है। गलती मत करना, यहां से नहीं हाइड्रोजन निकालना, यहां से निकालना है ना। फिर आप पढ़े होगी DNP 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, तो ये आपका NH है, फिर NH और 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल, ये आपका नाइट्रोफिनाइल हो जाएगा। ये जब रिएक्शन करेगा तो यहां से निकल जाएगा। अब आप देखते रहना क्या क्या पूछा हुआ है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलना है, ये जरूर ध्यान देना। H2 निकल जाएगा। एक बार जरूर इस पूरे लेक्चर को, पूरे वीडियो को देखना, आपके बहुत काम आने वाला है। जैसे मान लो अगर तुमको दे दिया कि बेटा इसका प्रोडक्ट बनाओ, तो आप बोलोगे सर ने तो ये नहीं बताया। क्यों नहीं बताया था भाई, जरूर बताया था मैंने। देखो NHCONH2 है, बोला तो था मैंने कि यहां से क्या निकाल देना है, H2 निकाल देना। H2 निकाल दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, NH देन CO देन NH2, क्या निकल गया, H2, देखो बन गया। ठीक है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद अगर ऑक्सीडेशन वाला सवाल तुमको दे दिया, बोल दिया कि आप इसको बनाइए, आप इसका प्रोडक्ट बनाइए RCH2OH का, और यहां लिख दिया PCC। बेटा PCC की औकात इतनी होती है कि ये एल्डिहाइड बनाता है, PCC की औकात इतनी होती है कि एल्डिहाइड बनाता है। लेकिन अगर ये KMnO4 के साथ प्रेजेंट है एसिडिक मीडियम में, या अगर ये K2Cr2O7 के साथ प्रेजेंट है बेटा, तो कुछ मत करना, सीधे सीधे फंडा उठाना कि एसिड उठा के बना देना। ये 1 डिग्री होता है, राइट। 2 डिग्री में आ जाओ, 2 डिग्री में आ जाओ बेटा। अगर एल्कोहल की, मैं एल्कोहल में देखो मिक्स करके मैं समझा रहा हूं, मैं मिक्स करके समझा रहा हूं। ये आपका कीटोन है, ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल है, सॉरी ये 2 डिग्री एल्कोहल है। आपने KMnO4 डाल दिया, तो कुछ मत करना, यहां से और H2O निकाल देना, सीधे 2 डिग्री को बेटा कीटोन में कन्वर्ट कर देना, 2 डिग्री को कीटोन में कन्वर्ट कर देना। बेटा अगर तुमको सवाल ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया और यहां लिखा है KMnO4, तो ध्यान देना अच्छे तरीके से कि ध्यान क्या देना है कि ये जो अल्फा है, ये इस पे H है तो H को ऑक्सीडाइज कर देगा,
RCRROH बना देगा, 3 डिग्री अल्कोहल बन जाता है, ऐसे बनता है बेटा, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड सारा मिक्स कर अल्कोहल फिनॉल ईथर एल्डिहाइड सारा मैं मिक्स करके बता रहा हूं। तो इस तरीके का सवाल आपको करना होता है। अब ये सवाल अगर आपको मिल जाता है तो आप समझ जाना कि आपको सवाल में गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है। फिर आप ध्यान देना कि एल्डिहाइड कीटोन और एसिड में, एल्डिहाइड कीटोन और एसिड में आपको एसिड में जितने नेमिंग रिएक्शन है वो भी आपको देखना पड़ेगा। जितने आपका नेमिंग रिएक्शन मैंने आपको बोला, ठीक है, ए अल्कोहल है, फिर यहाँ पर आ जाओ एल्डिहाइड कीटोन एसिड है, हाँ ठीक है। देख लेना बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन देख लेना, एल्डोल कंडेंसेशन देख लेना, ठीक है। फिर आप देख लेना क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन देख लेना। फिर आप देख लेना क्रॉस एल्डोल के साथ कैनिजारो देख लेना, कैनिजारो। और कैनिजारो रिएक्शन आपको याद होगा, मैंने बोला था कि ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। और ये कैनिजारो वही देता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, एब्सेंट होता है। लेकिन ये लोग उसी को देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। याद आ रहा है? ये एल्डोल में क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनाता है, राइट। और यहां पे क्या होता है, एसिड और एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। क्लियर हो गया? तो ये आपको देख लेना है। अब बात करते हैं बेटा एसिड में, एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का। बेटा एसिड में सबसे पहले आप देख लेना एसिडिक स्ट्रेंथ को अरेंज करने का तरीका क्या है। एक सवाल आपको एसिडिक स्ट्रेंथ में मिलेगा ही मिलेगा, एक सवाल आपको एसिडिक स्ट्रेंथ में मिलेगा ही मिलेगा, एक सवाल आपको मिलना ही मिलना है। क्या मिलना है कि आप डीएनपी रूल लगा के चेक कर लेना। डीएनपी रूल क्या होता है, जैसे मान लो कि ये फ्लोरीन है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये COOH है, 1 2 3 पर है बेटा A है, फिर आपका CH3 है, CHF है, फिर COOH है, ये दूसरे नंबर पे है बेटा। तो पूछ दिया सबसे ज्यादा कौन होगा, तो जो करीब होता है, जो खींचता है। बहुत डिटेल हम बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि मुझे कम लेक्चर में इसको पूरा समेट कर रखना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ देख लेना। दूसरी बात आप देख लेना HBZ रिएक्शन, बहुत फेमस, बहुत खतरनाक सवाल आता है HBZ रिएक्शन से, बहुत शानदार रिएक्शन आता है HBZ रिएक्शन से। HBZ रिएक्शन जरूर देख लेना बेटा। इसके बाद आप देख लेना कि बेंजोइक एसिड जो होता है, बेंजोइक एसिड जो होता है वो उसमें देख लेना कि NO2 ग्रुप लिखा होता है बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ में। एसिडिक स्ट्रेंथ में एक NO2 आपका मेटा पोजीशन पे होता है बेटा, ये भी एसिडिक स्ट्रेंथ में देख लेना। एक आपका क्या होता है COOH में, ये आपका होता है आपका पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो याद रखना कि यार बेंजोइक एसिड के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप लगा दोगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, वो नॉर्मल बेंजोइक एसिड से बढ़ाएगा और इलेक्ट्रॉन देने वाले से उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से, राइट। तो यहाँ पे क्या पूछेगा, यहाँ पे आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ। तो बेटा एक बात बताओ, ये तो खींचने वाला है ना, ये तो खींचने वाला है ना। तो बेटा यहाँ पे माइनस R इफेक्ट काम करता है, यहाँ पर आपका माइनस I इफेक्ट काम करता है, यहाँ माइनस R करता है। लेकिन ये आर्थो इफेक्ट की कहानी होती है। तो आर्थो इफेक्ट जिंदगी भर के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, बेटा आर्थो की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। मेटा इंडक्टिव है तो रेजोनेंस ज्यादा पावरफुल होता है इंडक्टिव से, तो इलेक्ट्रॉन खुद विड्रॉ करेगा, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, तो C ज्यादा हो जाएगा और फिर उसके बाद B हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कहानी होता है। लेकिन अगर वहीं पे इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा हुआ है, मान लो अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा है, मान लो अगर इलेक्ट्रॉन अपने पास देने वाला ग्रुप लगा है, मिथाइल दे दिया बेटा, फिर अपने पास इलेक्ट्रॉन देने वाला ये आपका दे दिया मेटा पोजीशन पे CH3 दे दिया, फिर आपको क्या दे दिया, पैरा पोजीशन पर CH3 दे दिया, तो ये CH3 दे दिया। बेटा एक बात बताओ, एक्चुअली होता क्या है यहाँ पर, एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर ये आपका आर्थो इफेक्ट काम करता है। तो आर्थो इफेक्ट की वजह से हमेशा के लिए आर्थो को पहले दिखाना, आर्थो को पहले दिखाना, फिर ये आपका प्लस H इफेक्ट होता है और प्लस I, तो प्लस H पावरफुल होता है प्लस I से, तो यानी ये डी स्टेबलाइज कर देगा ना बेस को, जो बेस बनता है कॉन्जुगेट बेस, माइनस चार्ज को कॉन्जुगेट बेस ही बोलते हैं ना। इसका मतलब B मेटा वाला और सबसे कम क्या होगा
पैरा वाला होता है। तो एसिडिक एक चीज और आपको मैं बताना चाहता हूं, एसिडिक स्ट्रेन जो होता है ना, कॉन्जुगेट स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH। तो हो सकता है कि आपको pKa से पूछ दे कि इसका pKa ज्यादा और इसका pKa कम, तो ऐसा होता है, ध्यान देना, इस बात को इग्नोर मत करना। तो बेटा याद रखना, जिसका pKa कम उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। इसके बाद बेटा आ जाना विलियमसन सिंथेसिस की। विलियमसन सिंथेसिस आपको पूछता है, विलियमसन सिंथेसिस आपसे पूछ देगा, तो ऐसे नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा इसका प्रोडक्ट बनाओ। सीधे देखो हम सवाल पे वार करेंगे, सवाल से आपको ले चलूंगा ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। और यहाँ पर Cl और ये CH3 लिखा रहेगा। बेटा यहां से ये निकाल दोगे तो टर्शियरी वाला ईथर बना लेगा, टर्शियरी वाला ईथर बना, क्योंकि ये क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन कर देता है। क्या करता है ये, सब्स्टिट्यूशन। लेकिन पलट दोगे तो एलिमिनेशन कर देगा, एल्कीन बना लेगा। ध्यान देना, तो हमको 3 डिग्री वाला कंपाउंड चाहिए। इसके बाद बेटा अगर एक सवाल ये पूछा हुआ है, मैं आपको वही बताऊंगा जो आपका पूछा हुआ है। तो यहां दे दिया KI का, HI का रिएक्शन पूछ रहा है, HI का रिएक्शन पूछ रहा है। बेटा आप यहां से बॉन्ड तो कतई नहीं तोड़ना, क्योंकि ये लोन पेयर रिंग के अंदर जाके डबल बॉन्ड बना लेगा। तो सिंपल सी बात है, बॉन्ड यहां काटना, बॉन्ड यहां काटना, इधर H बनाना, इधर I बनाना। तो OH बना लेना फिनॉल के रूप में, और ये बना लेना आपका CH3I। कभी भी इसके अलावा कुछ मत करना, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, कभी भी इसके अलावा कुछ नहीं करना, ध्यान देना। आगे चलते हैं बेटा, टाइम नहीं वेस्ट करना है। अब आता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। बेटा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में सबसे पहली बात आप देख लेना कि बेसिक स्ट्रेंथ पूछता है, और बेसिक स्ट्रेंथ एक्वस मीडियम में, गैस फेज में। बेटा आपको सबसे पहले पता है कि गैस फेज में, इन गैस फेज में आपका सिर्फ कौन सा काम करता है, इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। तो प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, और ये बेसिक स्ट्रेंथ काम करता है, राइट। यानी आपका 3 डिग्री जो एमीन होगा वो ज्यादा बेसिक होता है। कोई भी आर लगा दो 2 डिग्री एमीन होता है, कोई भी आर लगा दो 1 डिग्री एमीन होता है, कोई भी आर अमोनिया होता है, राइट, लोन पेयर डोनर होता है। तो यहां पर भी बेटा बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, राइट, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, pKa वैल्यू, सॉरी Kb वैल्यू होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKb वैल्यू होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा। इतना ही नहीं बेटा, ये प्लस आई को ज्यादा प्रीफर करेंगे, माइनस आई को कम प्रीफर करेंगे। प्लस आई को ज्यादा प्रीफर करेंगे, प्लस आई को ज्यादा प्रीफर करेंगे, माइनस आई को कम प्रीफर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने वाला चाहिए अपने पास, इलेक्ट्रॉन देने वाला चाहिए, इलेक्ट्रॉन लेने वाला नहीं चाहिए। अब देखो इन एक्वस मीडियम में बेटा आराम से सवाल करना, अगर आपको ये वाला सवाल दे देता है कि आप इसको अरेंज कर दो, 1 डिग्री, देन 2 डिग्री बेटा, देन 2 डिग्री, देन आप क्या कर देना 3 डिग्री कर देना। तो याद रखना ट्रिक मैं बोल रहा हूं, आपको काम आएगा, बोल रहा हूं जो आ रहा है वो काम आएगा। तो जब R मिथाइल ग्रुप होगा तो डिग्री ले लेना 213, डिग्री ले लेना 213, डिग्री क्या ले लेना 213, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। बट जब R आपका इथाइल दे दिया, R आपका क्या दे दिया, इथाइल दे दिया, और लिखा है RNH2 बताओ, फिर ठीक RNH 2 डिग्री बता दो बेटा, फिर कह रहा RNR 3 डिग्री बता दिया। तो याद रखना R अगर ये है, ये 1 डिग्री हो गया, ये बेटा 2 डिग्री हो गया, ये बेटा 3 डिग्री हो गया। तो जब भी लिखना ध्यान देना मेरी बात को, तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री लिख देना, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर आपसे पूछेगा कि आप एक बात बताइए, इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक होगा, एलिफैटिक और एरोमेटिक एमीन में। बेटा दोनों में ज्यादा कौन बेसिक होगा, किसका pKb वैल्यू कम होगा। एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, ये NH2 ग्रुप है,
तो लोन पेयर तो रिंग के अंदर जा रहा है ना, रिंग के अंदर जाने से इस पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कम हो जा रही है। जब इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कम होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। लेकिन यहां जब हम देख रहे हैं तो डोनर है, यहां इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आ गया, ये कहानी होता है बेटा। इसके बाद इसमें आप याद कर लेना सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन नेमिंग, फिर याद कर लेना गैटरमन रिएक्शन, गैटरमन रिएक्शन, फिर आप याद कर लेना ये वाला रिएक्शन तो जरूर देख के जाना, ये वाला रिएक्शन, ठीक है। अच्छा ये तो उसमें आप आ जाएंगे। एक सवाल और पूछा हुआ है कि व्हाई एनिलीन विल नॉट गिव फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। बेटा एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन इसलिए नहीं देता है, इसलिए नहीं देता है, मान लीजिए RCl आप ले रहे हैं, एनहाइड्रस AlCl3 बेटा ले रहे हैं, तो AlCl3 से जरा पूछो कि क्या है ये तो बेचारा गरीब आदमी है, ये बेचारा गरीब आदमी, इनके पास बेटा 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बंदा गरीब है तो चाहता है कि मुझे कोई इलेक्ट्रॉन देने आया। वैसे ये आया था कार्बोकैटायन बनाने, ये आया था क्या बनाने, कार्बोकैटायन बनाने, लेकिन इसने कार्बोकैटायन ना बना के चालाकी दिखाई और लोन पेयर के पास चला गया। किसके पास, भाई गरीब है और यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री में बिक रहा है, फ्री में मिल रहा है, तो ये कार्बोकैटायन न बनाने के बजाय वो चला जाता है अमोनिया के पास, NH2 के पास, और NH2 से रिक्वेस्ट करता है भाई तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं भी भूखा हूं, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। तो ये क्या कर देता, सॉल्ट बना देता इंस्टेड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो एक सवाल ऐसा बड़ा धामू सवाल है, ये जरूर ध्यान दे के जाना कि बेटा ये सॉल्ट बना लेता है न कि कार्बोकैटायन बनाता है। ये लुईस बेस कहलाएगा डोनर, ये लुईस एसिड गरीब है, ये लुईस एसिड कहलाएगा गरीब है, और ये लुईस बेस कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, लुईस बेस कहलाएगा, ये अमीर आदमी है। तो ये सॉल्ट का फॉर्मेशन अपना बनाता है, ये अपना क्या बनाता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन बनाता है, राइट। तो ये कहानी। अब आ जाओ डाइजोनियम सॉल्ट के रिलेटेड मैं आपको सवाल बता देता हूं, डाइजोनियम सॉल्ट से रिलेटेड सवाल बता देता हूं बेटा। याद रखना कि यहां पर मैं सारा एक साथ आपको समझा देता हूं। Cu2Cl2 या Cl दिया है तो क्लोरोबेंजीन फटाफट बना देना। Cu2Br2 HBr लिखा है बेटा, ब्रोमोबेंजीन बना देना फटाफट, ब्रोमोबेंजीन बना देना। अगर Ki लिखा है तो आइडोबेंजीन बना देना बेटा, आइडोबेंजीन बना देना। अगर HBF4 बनाना है तो आपका फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इसी तरीके से बेटा अगर ये डाइजोनियम आपका CH3CH2OH दिया हुआ है तो बेंजीन बना देना, और यहां पर CH3CHO बना लेना। इसी तरीके से अगर आपको H3PO4 H3PO3 दिया, PO2 दिया है तो ये क्या कर देना, यहाँ बेंजीन बना देना, H3PO3 का फॉर्मेशन कर देना, ठीक है, ऐसा होता है। इसी तरीके से बेटा एक सवाल और पूछा हुआ है कि NH2 क्या पूछा है बेटा, ये क्या पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है बेटा कि आप एक बात बताओ कि ये NH2 है, ये NH2 है, और जब इसका हम लोग नाइट्रेशन कराते हैं, HNO3 से नाइट्रेशन कराते हैं, जब हम इसका HNO3 से नाइट्रेशन कराते हैं कंसंट्रेट नाइट्रेटिंग मिक्सचर के प्रेजेंस में, तो ये आपका क्या होना चाहिए H2SO4 के प्रेजेंस में, तो बेटा ये तो इसका क्या बनना चाहिए, ये तो नाइट्रो ग्रुप देता है, NO2 ग्रुप देता है बेटा, तो इसका आर्थो और पैरा ही बनना चाहिए था, आर्थो पे NO2 बनना चाहिए था बेटा, पैरा पे NO2 बनना चाहिए था। लेकिन यार ये तो बहुत शानदार अमाउंट में ये आपका क्या बना दे रहा है, मेटा भी बना दे रहा है, लगभग 48%, 51 के आसपास, ये 48-51 के आसपास बनाता है, अच्छा खासा बनाता है। तो बोलेगा क्यों ये बना रहा है, तो तुम बताना कि बेटा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन, ड्यू टू द, जितना मैं बोल रहा हूं ना उतना करके आना, फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन, बस ये बना देना, कह देना उनसे, बता देना कॉपी के अंदर कि सर जब H2SO4 भी यहाँ प्रेजेंट है वो ठीक है, नाइट्रोबेंजीन नाइट्रोनियम आयन बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब नाइट्रोनियम आयन, लेकिन उसके साथ साथ इसने एक काम और किया, H दिया, एक काम और किया, H दिया,
और ये H इसके साथ मिलकर के एसिड बेस रिएक्शन का काम कर लिया। अब ये रिंग को डीएक्टिवेट करने लगे, H प्लस आने, इस पे प्लस चार्ज के आने की वजह से ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बनाने लगता है। इसी की वजह से ऐसी कहानी देखने को मिलती है कि मेटा वाला भी प्रोडक्ट बनता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। बात समझ में आ गया? अच्छा बेटा, दूसरी बात डाइजोनियम, वो देख लेना, डायोटाइजेशन, डाइस का फॉर्मेशन, ठीक है, डाइस का फॉर्मेशन देख लेना, डाइस कैसे बनती है, दोनों कहानी इसमें होते हैं। तो ये ऑर्गेनिक वाला पोर्शन, बायोमोलिक्यूल, आप बायोमोलिक्यूल में क्या देख लेना, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, वो सारे आप वो देख लेना, ग्लूकोनिक एसिड कब बनता है, ग्लूटारिक एसिड कब बनता है, वो सारी चीजें। अब आते हैं बेटा हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो ब्रांच अपने पास है, एक है अपना डी एंड ए ब्लॉक, डी एंड ए ब्लॉक। तो इसमें क्या आप देख लेना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेना, किसका, आयंस का, आयंस का। दूसरी बात आपसे पूछ देगा कि एक पैरामैग्नेटिक है, एक डायामैग्नेटिक है, ऐसा क्यों होता है? बेटा मैग्नेटिक बिहेवियर अगर पूछता है तो √n+2 से निकाल लेना, डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट, n क्या है बेटा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो तीसरा, इसके बाद देख लेना बेटा, इसके बाद देख लेना, इसके अंदर कहता है कि जिंक, कैडमियम और Hg क्यों सॉफ्ट होता है? तो बेटा याद रखना, D1 से D9 वाले जो होते हैं वो मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है। जब बेटा D10 आ जाएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनाएंगे, वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आप आंसर क्या लिखोगे कि जिंक, कैडमियम और Hg के पास क्या होता है, D10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और D10 का मतलब होता है कि बेटा नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, और जब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो मेटल क्या होगा, सॉफ्ट होगा। तो एक्चुअली जो हार्डनेस होता है या मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बेटा, जो अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है बेटा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, और डिपेंड करता है एंथैल्पी, हीट ऑफ एटमाइजेशन भी उसी पे डिपेंड करता है, अनपेयर्ड पे, हीट ऑफ एटमाइजेशन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है बेटा, हीट ऑफ एटमाइजेशन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। उसके बाद हार्डनेस उसी पे डिपेंड करता है, हार्डनेस डिपेंड करता है, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा बनेगा, अनपेयर्ड ज्यादा होगा, और मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, बहुत ज्यादा आएगा। तो काफी बातें आप यहां से कर लेना, ठीक है। इसके बाद बैलेंसिंग आता है बेटा, ध्यान देना, जैसे आपको बोल देगा MnO4 Fe2+ H+ के मीडियम में बैलेंस करो और उसको n फैक्टर बताओ। तो याद रखना, मैं आपको ट्रिक सिखाया था कि बना याद कर लेना, बना 135, ये n फैक्टर है। जब वो बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो n फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। जब वो न्यूट्रल होगा या वीक अल्कलाइन होगा, n फैक्टर 3 होगा। जब एसिडिक होगा तो n फैक्टर क्या होगा, 5 होगा। तो ये याद कर लेना। दूसरी चीज और भी याद कर लेना, Cr2O7 2- H+ और SO3 2-, इसको बैलेंस करने वाली बात, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मिल जाएगा किसमें, डी एंड ए ब्लॉक में मिल जाएगा। कलर बिहेवियर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर वाले में भी ध्यान देना, सवाल आना ही आना है कलर से। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सवाल आता ही आता है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा ही आता है, कौन ज्यादा पैरामैग्नेटिक है, कौन कम पैरामैग्नेटिक है, एक सवाल ये आप देख लेना। कलर तो आप जानते हो, डी ट्रांजिशन, और आपका क्या होता है, मेटल टू लिगेंड, LMCT कॉन्सेप्ट, ये वाला कहानी होता है। तो ये रहा आपका इसमें। अब आ जाओ बेटा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, अब आ जाओ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मैं आपको बता देता हूं क्या ध्यान दे देना। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप देख लेना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप देख लेना, पहला देख लेना बेटा IPSC, तो एक सवाल मिलता ही मिलता है IPSC नेमिंग लिखने के लिए, पहला सवाल देख लेना। दूसरी बात आप देख लेना कि हाइब्रिडाइजेशन पूछ देता है बेटा, ज्योमेट्री पूछ देता है। तीसरी बात पूछ देता है कि एक इनर ऑर्बिटल है,
एक आउटर ऑर्बिटल है, क्यों ऐसा होता है? इनर एंड आउटर ऑर्बिटल क्यों ऐसा होता है कॉम्प्लेक्स? अरे इनर ऑर्बिटल पढ़ते हो ना, sp3d2 आउटर है और d2 sp3 क्या है? इनर है। पढ़े ही हो, ये सारी पढ़े ही हो। इसके बाद क्या पूछता है कि ये आपका मोर पैरामैग्नेटिक है, एक कंपाउंड मोर पैरामैग्नेटिक है, एक कंपाउंड लेस पैरामैग्नेटिक है, ये जरूर ध्यान देना। पांचवा बात पूछ लेगा बेटा मैग्नेटिक बिहेवियर। अच्छा, अगर आपको दे दिया कि एक m प्लस है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट 2+3 है, Bm है, तो कह रहा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए। बेटा मैंने आपको ट्रिक बताया था कि जब डेसिमल के पहले जो नंबर आएगा वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है, डेसिमल के पहले वाला। तो एक मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाना। इसके बाद बेटा पूछ देगा कि फला कंपाउंड कलर्ड है और फला कंपाउंड कलरलेस है, तो ऐसे सवाल में बोल देना कलर्ड वो होता है जो डी ट्रांजिशन करता है, जिनके पास D1 से D9 इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कलर्ड होते हैं, और जिनके पास D0 और D10 होते हैं वो कलरलेस होते हैं। बेटा D0 एक ही फंडा मिलेगा, वो KMnO4 का कहानी वाला होगा, और एक K2Cr2O7 वाला होगा। तो इनका जब भी आंसर लिखना तो बोल देना ड्यू टू मेटल टू लिगेंड, LMCT कॉन्सेप्ट, LM चार्ज ट्रांसफर आप लिख देना सीधे, क्योंकि आपके ऑप्शन में यही मिलेगा, चार्ज ट्रांसफर कॉन्सेप्ट हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? दूसरी बात सवाल जो आता है बेटा वो आपका CFT थियरी से आता है। CFT थियरी में जैसे मान लो, देख लेना सवाल जो मैं बता रहा हूं, कहेगा कि डेल्टा O इज ग्रेटर देन डेल्टा P और डेल्टा O इज लेस देन डेल्टा P, इस बेसिस पर D5 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। तो ये सवाल जरूर देख लेना, इससे आपको आता है। बात समझ में आ गई? इसके बाद आपसे पूछ देगा कि कौन कॉम्प्लेक्स स्टेबल, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स देख लेना, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स देख लेना, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स देख लेना। बेटा जिसमें आपका चिलेशन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, जो चिलेशन करता है वो ज्यादा इफेक्ट होता है। बेटा इसके बाद आप देख लेना EANM, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं। बेटा देख लेना सिनर्जी बॉन्ड कैसे बनता है, सिनर्जी बॉन्ड कैसे बनता है, बेटा देख लेना ये सारी चीजें। तो ये रहा आपका ऑर्गेनिक वाला ब्रांच और बेटा इनऑर्गेनिक वाला ब्रांच। बेटा फिजिकल में आपको मैं बताऊंगा, फिजिकल में तो सीधे सीधे आप अगर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन में आप देख लेना, सॉल्यूशन में आप क्या देख लेना मैं आपको बता देता हूं। बेटा सॉल्यूशन में सबसे पहले कि आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंस देख लेना, आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंस देख लेना। बेटा सॉल्यूशन में आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंस देख लेना, नॉन आइडियल में डिफरेंस देख लेना। दूसरी बात आप हेनरी लॉ का सवाल देख लेना, हेनरी लॉ का सवाल और एप्लीकेशन, इसके सवाल और एप्लीकेशन पूछे जाएंगे किसके बेसिस पर, जो KH की वैल्यू होती है उस KH की वैल्यू से सॉल्युबिलिटी पूछ देता है, तो KH और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होता है, ये देख लेना। तीसरी बात बेटा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पूछ देगा एग्जांपल, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर देख लेना। चौथी बात बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो छोड़ना ही नहीं, क्योंकि चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिलना ही मिलना है, ये 100% गारंटी है। इसके बाद बेटा देख लेना वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ फैक्टर। बेटा वांट हाफ फैक्टर वाला सवाल देख लेना कि इसका n की वैल्यू i होगा, i की वैल्यू क्या आता है, वो सारी सवाल आपको देख लेना, ठीक है ना। तो ये सवाल आपको इतने ही से मिलना है, मोस्टली इससे मिलना है, इससे बाहर नहीं मिलना है। अब आ जाइए आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे आ जाओ। न्यूमेरिकल में बेटा सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल वाले पे फोकस करना, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल में तो देख लेना सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन देख लेना, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन देखना। सॉल्ट ब्रिज में जो सॉल्ट भरा हुआ है उसमें आप मूवमेंट ऑफ आयन देख लेना, मूवमेंट ऑफ आयन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आयन क्या होता है मैं पढ़ाया हूं दोनों की स्पीड बराबर होती है। तीसरे बात बेटा ई सेल निकालना देख लेना कैसे निकलता है। चौथी बात ईएमएफ ऑफ सेल देख लेना, ईएमएफ ऑफ सेल देख लेना। जब पूरे सेल के लिए देख लेना जो आपका नॉस्ट इक्वेशन है, नॉस्ट इक्वेशन से सवाल चेक कर लेना, एक सवाल वहां से आता है। इसके बाद आप देख लेना स्पॉन्टेनिटी, डेल्टा जी के बारे में सवाल देख लेना और के इक्विलिब्रियम का सवाल देख लेना। और फराडे का जो नियम होता है ना बेटा, फराडे का जो लॉ होता है, फराडे लॉ से आपको सवाल मिल सकता है, बहुत अच्छा सवाल है। n into n फैक्टर इज इक्वल टू q by f,
इससे आपका सवाल लग जाएगा। n1 इंटू n फैक्टर 1 इज इक्वल टू n2 इंटू n फैक्टर 2। जो मेरे से पढ़े हैं, जिनके पास ये नोट्स है, वो दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये कहानी होता है। इसके बाद आप इलेक्ट्रोलिसिस वाला एक सवाल देख लेना कि इलेक्ट्रोलिसिस किसका होता है। जैसे एक्वस NaCl का दे सकता है, एक्वस कॉपर सल्फेट का दे सकता है, इस तरीके से आपको पूछ सकता है। तो ये आपको इतनी चीजें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से देखना है। इसके बाद बेटा आ जाओ केमिकल काइनेटिक्स से। बेटा केमिकल काइनेटिक्स में आपको देख लेना यूनिट ऑफ के, ठीक है। पहली बात अलग अलग ऑर्डर के लिए बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन पूरा न्यूमेरिकल चेक कर लेना। बेटा फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूरा न्यूमेरिकल चेक कर लेना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आपको टेबल बना करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाला गया था वो याद कर लेना। बेटा मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। फिर देख लेना आप स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देख लेना बेटा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देख लेना। तो ये इससे आपको अच्छा खासा सवाल मिल जाएगा, इससे आपको अच्छा खासा सवाल मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ, और एक सवाल तुमको मैं बताया था कि अगर रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रहा है 20 मिनट में, तो 60% कंप्लीट होने में टाइम कितना लगता है। ऐसे सवाल को आप देख लेना, ऐसे सवाल को आपको देख लेना, ठीक है। यूनिट देख लेना। तो ये आपका पूरी की पूरी बेटा हमने मैं अपने तरफ से मुझे जितना लगा, मुझे लगा कि जितना मुझे मेरे बच्चों का हेल्प हो सकता है, बच्चों की मदद किया जा सकता है, उतनी मदद आपको मैंने किया, ठीक है। लेकिन ये बात जरूर ध्यान देके जाना, और मैं बता रहा हूं कि आप जब पेपर देके आना, एक बार ये रिक्वेस्ट है कि पूरी स्लाइड एक बार फिर से देखना और देखना कि कितने सवाल आपके पेपर से फंसे हुए हैं, आए हुए हैं इस पूरे स्लाइड से। तो आपको लगेगा कि हाँ सर का मेहनत बर्बाद नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा हम आपको विश करते हैं कि बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर करना, कॉन्फिडेंस बना के जाना, दूसरे बच्चों के पूछने और देखने में टाइम वेस्ट मत करना, बिल्कुल एकदम सटीक आंसर लिखना, आंसर को अंडरलाइन कर देना। तो आप पेपर कोशिश करना 2.5 घंटे में हो, आधे घंटे के अंदर आप पेपर का रिवीजन कर लेना कि आप कहीं गलत तो नहीं लिखे हो, करेक्शन कर लेना। कोशिश करना नोट्स जो आप पेपर दे रहे हो बेटा वहां कोई कटपिट ना हो, ठीक है। तो इतना टाइम मैंने आपको दिया, अगर आपको इससे कुछ भी फायदा है, लग रहा है बेनिफिट है, तो बेटा इस वीडियो को और भी बच्चों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, ठीक है।